इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें सेकंड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में देखो क्या होता है, ये भी डिबेंचर की तरह होते हैं, तो उसमें भी आपको वही टर्म्स मिलेंगी। तो कंपनी 0 टाइम पीरियड में प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय कंपनी, तो आपको मिलेगी फेस वैल्यू, और उसी की डिबेंचर की तरह आपको मिलेगा इशू प्राइस। तो प्रेफरेंस शेयर की आपको लाइफ मिलेगी, रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, और इसमें भी हमें कैलकुलेट करनी है एनुअल कॉस्ट आपकी कितनी है। तो उसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, ए होगी आपकी एनुअल कॉस्ट। इसमें कंपनी फिक्स डिविडेंड पे करती है जिसको कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको हम शो कर देंगे पीडी से। प्रेफरेंस डिविडेंड पर आपको टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी जैसे इंटरेस्ट में मिल रही, क्योंकि डिविडेंड पे करते हैं हम आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भाई यही डिफरेंस है। और प्लस आपकी इशू कॉस्ट आएगी, की जाएगी रिटेंशन माइनस इशू अपॉन लाइफ, ये आपकी एनुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो इसमें पीडी क्या है, पीडी हमने रख लिया है प्रेफरेंस डिविडेंड। और डिबेंचर वाले सेम ही मेथड इसमें चलते हैं। तो देखो मेथड 1 है आपका सेम, so if it is your perpetual preference share, so method 1 is your perpetual preference share। perpetual मीन्स नॉन रिडीमेबल, और ये हम कब मांगते हैं जब आपको लाइफ मेंशन नहीं की। लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट गिवन, लाइफ आपको मेंशन नहीं की है, फिर वो परपेचुअल माना जाएगा। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगी आपकी, एनुअल कॉस्ट कितनी है आपकी, प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इनटू 100। फिर सेकंड होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देखिए आप उसको लास्ट में रिडीम कर रहे हैं। मेथड नंबर 2, दिस इज फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें हम अप्लाई करते हैं, एक ये रिडीमेबल हो रहा है आपका एट एंड में, इसमें फार्मूला अप्रोच अप्लाई हो जाएगा आपका। फार्मूला सेम ही है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बची अगर एनुअल कॉस्ट आपकी कितनी है डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट कंपनी ने कितना यूटिलाइज किया है, एवरेज अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज यूज्ड बाय कंपनी इनको कर दो 100। तो इसमें फार्मूला की वैल्यूज पुट कर रखें तो आपकी केपी आ जाएगी। एनुअल कॉस्ट कितनी है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय लाइफ, और एवरेज अमाउंट है आपका आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है इसमें थर्ड मेथड, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर के कैश आउटफ्लो की, तो इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है, इसकी आंसर कहा जाएगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो जो आर हम लेते हैं ना जैसे 10% 12%, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट माना जाता है, या फिर इसको हम इंटरपोलेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इंटरपोलेट करते हैं 2 वैल्यूज़ में। इसमें सेम है आपका, तो 0 पीरियड में कंपनी इशू कर रही है, पी आपको दिया है इशू प्राइस,
जीरो पीरियड, ये आपका बन जाता है कैश इनफ्लो। फिर हर साल कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करती है और यदि रिडेम्पशन कर रही है तो वो हमारा बन जाएगा कैश आउटफ्लो। तो उसको ए से भी आप शो कर सकते हैं, एनुअल कैश आउटफ्लो। इसमें आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड और प्लस जितनी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है। लाइफ आपको दे रखी है, इसमें टैक्स की कोई सेविंग नहीं है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। So at R and so that it is equal to cash inflow which is P। तो अब एक दो वैल्यूज आएंगी लोअर हाई आर की, फिर आप इंटरपोलेट कर लीजिए, फार्मूला सेम है। के पी आ जाएगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस पी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फार्मूला सेम है, तो आपने देखा प्रेफरेंस शेयर का जो मेथड है बिल्कुल सेम है। डिबेंचर की तरह बस डिफरेंस यह था, इंटरेस्ट को हम ले रहे थे आफ्टर टैक्स और उसमें लेंगे एज इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको आफ्टर टैक्स आपने नहीं बनाना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो फोर्थ हमारा है, जो थर्ड सोर्स है, दिस इज इक्विटी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड सोर्स है इक्विटी शेयर। तो लेट अस सी हाउ टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में दो स्पेशल फीचर होते हैं एज कम्पेयर टू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। पहला तो केस ये है कि इनका जो डिविडेंड है इक्विटी डिविडेंड, सो दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये आपका फिक्स नहीं होता है। सेकंड जो इक्विटी कैपिटल होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी भी रिडीम नहीं होता है। तो सेकंड आपका फीचर है इक्विटी कैपिटल, सो इज परमानेंट। इट मीन एक तरीके से ये नॉन रिडीमेबल है। परमानेंट को कहते हैं परपेचुअल। जब तक कंपनी इसको बायबैक नहीं कर लेती है तो वो भी एक एक्स्ट्रा केस हो सकता है आपका जब कंपनी बायबैक कर रही है। तो इक्विटी की कॉस्ट निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं आपके। वो फर्स्ट केस बन गया है, जैसे हम कह रहे हैं कि डिविडेंड अब जो है फिक्स नहीं है, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। पर हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है, या कोई कंपनी हर साल सेम डिविडेंड पे कर रही है कांस्टेंट, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल है हमारा मेथड कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, मेथड को मॉडल भी कह सकते हैं। अच्छा, सेकंड है कि यदि डिविडेंड आपका फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम ये देखते हैं उसमें कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है, वो हम मानते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो उसका नाम है, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन डिविडेंड इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड। तो चेंज को मैथमेटिक्स में हम डेल्टा से भी शो करते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है ना परसेंटेज में, इसका नाम है ग्रोथ रेट। इसको जी से शो करेंगे हम, ग्रोथ रेट। तो सेकंड मॉडल में हमारी एजम्पशन है कि ये जो ग्रोथ रेट है या जो रेट ऑफ चेंज इन डिविडेंड है वो कांस्टेंट है। तो इट मीन्स सेकंड मॉडल आपको मिलेगा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, इसमें देखो ग्रोथ कांस्टेंट है, जो रेट ऑफ चेंज है, इसमें डिविडेंड ही कांस्टेंट है हमारा। फिर थर्ड मॉडल मिलेगा, कई बार होता है इक्विटी में डिविडेंड नहीं लिया तो अर्निंग पर शेयर के बेस पे भी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका नाम है अर्निंग्स मॉडल। और फोर्थ मेथड इसमें आता है आपका रियलाइज्ड यील्ड मॉडल। ये कब अप्लाई होता है, जब कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर लेती है या मार्केट में सेल कर लेती है। तो इट मीन्स इस केस में इक्विटी की जो लाइफ है, इक्विटी लाइफ इज फिक्स्ड।
वैसे परमानेंट होता है, पर ये एक एक्सेप्शनल केस है। और एक नया मेथड हम देखेंगे कैपम मुगल, जिसे कहा गया CAPM, तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जैसे हम कर रहे हैं कांस्टेंट डिविडेंड मुगल, इक्विटी में सबसे पहला मुगल है आपका कांस्टेंट डिविडेंड मुगल। इसका इनको टाइम शेल बनाते हैं। आज आपको 0 टाइम पीरियड दी है। तो इक्विटी की फेस वैल्यू जैसे ये कि मेंशन नहीं की, तो हम 10 रुपये लेके चलते हैं। एफ होगी इसकी फेस वैल्यू ₹10। ये नॉर्मल एजम्पशन होती है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। पर हमें देखना है आज की डेट में पी क्या है। पी आपका हो सकता है इशू प्राइस, जैसे कि कंपनी ने आज ही शेयर इशू किया है और ये पुराना शेयर है, तो फिर हम लिखे हैं मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो कांस्टेंट डिविडेंड में है कि अब हर साल कंपनी डिविडेंड पे करेगी, पर वो कांस्टेंट रहेगा। इतनी जैसे फर्स्ट ईयर है उसको रख लो D1, तो इसमें डी क्या है आपका, डी हो गया डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, इसको GPS भी कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, D2, D3 चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि परमानेंट कैपिटल है, लाइफ है नहीं, पर ये सारे सेम ही हैं आपके। हमारी एजम्पशन ये है कि कांस्टेंट डिविडेंड रहता है, तो इसका मतलब डिविडेंड डी ही रहेगा। तो कॉस्ट टू इक्विटी का फार्मूला क्या बनेगा, तो सिंपल है कि डिविडेंड की कितने परसेंट की हमें कॉस्ट पड़ रही है ऑन करंट प्राइस डिवाइडेड बाई P इंटू 100। तो ये आपकी कॉस्ट टू इक्विटी आ गई। जिसे ये क्वाइट सिंपल। अब देखते हैं सेकंड है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसमें पहले ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे हम। तो सेकंड मॉडल है हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसमें ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उसको जी से शो करके हैं, ग्रोथ शो करती है, बाकी जो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, ये भी आप टाइम वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। तो उसमें दो मेथड चलते हैं। ग्रोथ की रेट कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए जो आपको पिछले कई सालों के डिविडेंड दिए हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। तो आपने क्या करना है, सबसे पुराना डिविडेंड ले लो D0, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो, इसकी पावर बना दो n, और ले लो आप लेटेस्ट डिविडेंड। ये भी किया है आपको, ये भी दे रखा है, ग्रोथ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये टाइम वैल्यू मनी में करके के हम लोअर क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से। एक और मेथड करता है, वो है हमारी रिटेंशन अप्रोच। देखो ग्रोथ कैसे होती है, जब कंपनी प्रॉफिट जो रिटेन करती है उसको री इन्वेस्ट करती है, उससे जो रिटर्न आती है वो हम उससे ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं। तो सेकंड रिटेंशन अप्रोच में फार्मूला है ग्रोथ की रिटेंशन रेशियो इंटू ROE। रिटेंशन रेशियो होती है हम कितने परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं अर्निंग्स में से, वो माइनस कर दो, तो उसको कहते हैं 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, DP रेशो। तो डिविडेंड कितने परसेंट दिया है अपने अर्निंग का, वो लेस कर दो, बाकी हो गया रिटेन, उसके ऊपर कितनी इक्विटी को रिटर्न आ रही है, उससे हमारी ग्रोथ कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखते हैं कॉस्ट टू इक्विटी कैसे डिटरमिन करनी है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, तो अब देखो आज की डेट में 0 पीरियड में आपको शेयर का प्राइस दिया है, एक आपको दिया है D0, इसको हम कहते हैं करंट डिविडेंड कितना है आपका। फिर हमें कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड होगा, इसको हम कहते हैं D1, इसका नाम है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, वट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या हम इसको ये भी कहते हैं नेक्स्ट डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना आपकी, क्योंकि डिविडेंड इंक्रीज होता रहेगा परमानेंटली, तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा KE का। तो हमने लेना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है जो कंपनी पे करेगी नेक्स्ट ईयर में, उसकी कितनी परसेंटेज है करंट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर जो P दिया है, और प्लस कितनी ग्रोथ होगी आपकी। जितनी ग्रोथ होगी समझो उतना डिविडेंड हमारा और इंक्रीज हो जाएगा, वो भी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा।
तो आपका फार्मूला ये बन गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो गया G1 अपॉन P प्लस ग्रोथ। और कई बार होता है G1 नहीं दिया हमें, G0 दिया है, तो यहाँ से आप G1 निकाल सकते हैं। इसमें 1 साल की ग्रोथ ऐड कर दो G0 में, तो आपका फार्मूला बन जाएगा G1 का G0 इनटू कर दो 1 प्लस ग्रोथ अपॉन प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। तो ये कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कैटेगरी है। तो ये कब लगाना है जब एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है, ये कब लगेगा जब करंट डिविडेंड आपको दिया है, उसमें ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन एक्सपेक्टेड दिया है तो समझो उसमें पहले से ही ग्रोथ हमारी इंक्लूड है, डिवाइडेड प्राइस ऑफ शेयर और प्लस ग्रोथ। ये था सेकेंड मॉडल। फिर आते हैं नंबर 3 अर्निंग्स मॉडल। इस मॉडल में सिंपल है, डिविडेंड आपको मेंशन नहीं किए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है अर्निंग पर शेयर कितनी है कंपनी की, डिवाइड कर वो करंट प्राइस कितने हैं इनको 100, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। वेरी सिंपल। अब देखते हैं रिलायंस यील्ड मॉडल। तो ये मैंने आपको जैसे बताया है, ये कब अप्लाई होगा जब इक्विटी की लाइफ फिक्स होती है। इट मीन जैसे कंपनी अपना शेयर बायबैक कर रही है, कंपनी बाई बैक एक से शेयर, इस केस में आपको ना अब इस कैप का डाटा बन जाएगा। 0 टाइम पीरियड है आपका, करंट प्राइस है शेयर का, डिविडेंड आपको दे रखा है D0, तो फ्यूचर में कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, लाइफ फिक्स है, तो ये फ्यूचर के डिविडेंड्स आ जाएंगे D1 D2 D3 D4 DN। और कंपनी जब शेयर को बायबैक करेगी उसका क्या प्राइस है, वो हो गया PN, दिस इज अवर बायबैक प्राइस ऑफ शेयर। तो नॉर्मली ये बायबैक प्राइस क्या होता है, उस टाइम जो मार्केट प्राइस होगा शेयर का आफ्टर, जैसे 5 साल लेंगे आफ्टर 5 ईयर, तो जिसे ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो एक तरीके से ये समझो फ्यूचर के आउटफ्लो बन जाएंगे, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऊपर कर दो P के, तो इट मीन दीज आर फ्यूचर कैश आउटफ्लो। तो इसकी हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू P। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको चाहिए एट वैल्यू ऑफ R। तो आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, जैसे डिवेंचर में किया था आपने। तो ईयर मेंशन कर दो आप, ईयर 1 2 अप टू N। बाकी की डिविडेंड देखो कितना है हर साल का। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका PN, ये लास्ट में आ जाएगा, ये टोटल में आ जाएगा कैश आउटफ्लो। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो आप, एक आपका है लो रेट और एक आपका है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हाई रेट। फिर हम करेंगे उसमें इंटरपोलेट। तो इंटरपोलेट का को फार्मूला सेम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाकी लो रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस P अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट इंटू हाई रेट माइनस लो रेट, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। अब आता है लास्ट मेथड हमारा कैपम। तो उसका देखते हैं फुल फॉर्म क्या है एनोवेटिव किस मेथड, किसी के मेथड नंबर 5। इसका फुल नेम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो शॉर्ट में हम इसको कहते हैं कैपम। इसने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ली है, ना तो हमने उसमें डिविडेंड कंसीडर किए हैं, ना ही हमने अर्निंग्स कंसीडर की हैं। उसमें फार्मूला दिया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। क्योंकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपने देखना है कि कम से कम आपको कितनी जो है मार्केट में रिटर्न मिल रही है, उसका नाम है रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री रिटर्न होती है रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मीन्स जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, लेकिन उस पैसे को हम किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके हैं जहाँ कोई रिस्क नहीं है, तो वहाँ से कितनी इनकम मिल सकती है आपको, उसका नाम है रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए इसको रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं हम। तो ये या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है या बैंक का डिपॉजिट हो सकता है, बैंक डिपॉजिट। बाकी इक्विटी में तो रिस्क है। अब इक्विटी शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट पे बैंक करता है डिविडेंड, तो उसके लिए फिर हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कि उस रिस्क को बियर करने के लिए एक्स्ट्रा हमें रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर रिस्क। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर रिस्क इन इक्विटी। तो अब देखते हैं कि प्रीमियम कैसे निकालेंगे और रिस्क कैसे निकालेंगे इक्विटी का। तो इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या है। तो जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसको हम आर एफ से शो करते हैं। एफ हो गया रिस्क फ्री, आर होगी रिटर्न, प्लस जो इक्विटी का रिस्क होता है ना उसको हम एक मैथमेटिकल नंबर है बीटा, उससे मेजर करते हैं। ये बीटा का सिंबल जैसे आपने किया होगा। और प्रीमियम होता है कि मार्केट में कितनी रिटर्न चल रही है एक्स्ट्रा, वो होती है आर एम माइनस आर एफ। ये इसका फार्मूला बन जाता है। आर एफ तो चलो क्लियर है, बीटा क्या चीज़ है, इसका सिंपल नाम है बीटा। ये हमारा इक्विटी का रिस्क मेजर करता है, इक्विटी रिस्क। तो बीटा की वैल्यू हो सकती है 1.25, 0.90, जो भी आपको दी होगी वो आपका इक्विटी का रिस्क मेजर करेगा। अब आता है आर, इसमें आर एम क्या है। आर एम होता है कि मार्केट में क्या रिटर्न चल रही है, मार्केट रिटर्न मीन्स ये पैसे को मार्केट में लगाते हो बिजनेस में, तो उससे कितनी रिटर्न मिलेगी। और आर एम माइनस आर एफ क्या है आपका, ये है हमारा मार्केट में कितना रिस्क प्रीमियम है, मार्केट के रिस्क प्रीमियम। तो ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने इक्विटी का रिस्क है, तो वो इक्विटी का रिस्क प्रीमियम बन जाएगा। तो इतना रिस्क प्रीमियम ऐड होना चाहिए, रिस्क प्रीमियम वो बन जाएगी के। तो ये सिंपल मैथड है, फार्मूला आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। डिटेल में आते हैं हायर क्लासी में, जब आप फाइनल लेवल में करते हैं तो वहाँ थोड़ा डिटेल में आएगा ये। तो लेकिन सी अभी हमने डिस्कस किए सारे मैथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। फिर हमारा फोर्थ सोर्स आता है रिटेन अर्निंग, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो हमारा फोर्थ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। उनको रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसको री इन्वेस्ट करती रहती है, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स आर प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड बाई कंपनी। जो भी कंपनी प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है वो किसका होता है, किसी हाउस इक्विटी फंड। ये भी एक तरीके से इक्विटी मानी जाती है। क्योंकि ये कंपनी का अपना ही पैसा है तो इसके ऊपर तो समझो कोई कॉस्ट नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो जीरो होनी चाहिए। बट इसमें क्या होता है, अब कंपनी ने देखो प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कंपनी इसको रिटेन करती है और या फिर कंपनी इसको पे करती है कि डिविडेंड। तो आपने ये देखना है कि जब कंपनी इस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड पे करती है उससे कितनी इनकम मिलेगी शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड ये रिसीव हो गया शेयर होल्डर को, तो उसकी इनकम आ जाएगी। पर उस डिविडेंड पर टैक्स भी लग सकते हैं, तो माइनस कर को टैक्स ऑन ए डिविडेंड, ये एप्लीकेबल है टू शेयर होल्डर। क्योंकि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिविडेंड की इनकम है उसमें टैक्स चला गया। फिर जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो भी आगे उसको कहीं और जगह इन्वेस्ट करके है, उसके ऊपर भी उसका कुछ एक्सपेंस होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोकेशन कॉस्ट। लोकेशन कॉस्ट ये हमारे एक्सपेंसिव होते हैं ऑन री इन्वेस्टमेंट के। अब ये सारे ना हमें परसेंटेज में दिए होते हैं। जो डिविडेंड का टैक्स है इसको हम कहते हैं टीपी, ये हो गया आपका पर्सनल टैक्स रेट।
क्योंकि शेयर होल्डर की जो इनकम है डिविडेंड से वो उसकी पर्सनल इनकम है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो है टीपी। और जो आपकी ये आएगी लोकेशन कॉस्ट परसेंटेज में, उसको हम एफ से शो करते हैं। ये भी परसेंटेज है, ये टैक्स रेट भी परसेंटेज में है आपका, जिसे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेज। तो इतनी से एक तरीके से आप देखो शेयर होल्डर को कितनी इनकम मिलनी चाहिए, तो वो अब नहीं मिलेगी जब आप उस प्रॉफिट को रिटेन कर लोगे। तो रिटेन प्रॉफिट जो है एक है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसकी जो है अपनी कोई कॉस्ट नहीं है, पर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे सोर्स से जितनी इनकम मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जिसे कि लॉस ऑफ इनकम टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को जितना लॉस हो रहा है इनकम का, तो वो समझो कंपनी के लिए कॉस्ट मानी जाएगी रिटेन करने से। तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे हम, इसका फार्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो डिविडेंड आपने पे किया है उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें माइनस कर दो टैक्स ऑन डिविडेंड, तो उसको कर दो इनटू 1 माइनस टीपी, और उसमें से माइनस कर दो जितने हमारे एक्सपेंसिव की कॉस्ट है शेयर होल्डर की, 1 माइनस एफ। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बन गई। इट मीन्स आप देखोगे लेकिन टीपी जीरो है, एफ जीरो है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो दोनों के और के आर सेम हो जाएंगे आपकी। इट मीन्स रिटेन अर्निंग है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स ऑन डिविडेंड एंड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सपेंसेस ऑन री इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने 4 सोर्सेज डिस्कस किए हैं जो हमारे हैं, जिसके बेस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन होता है। सबके उनके कुछ एग्जांपल डिस्कस करके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल नंबर अवर 7। तो भी हमने लास्ट लेक्चर में ये थे 6 एग्जाम्पल, लेक्चर से एग्जाम्पल 7। तो इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी हैज इशूड 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर और ₹100 विद ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जीरो पीरियड में कंपनी ने इशू किया है 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो किसी ऑफ ₹100 ईच। तो इट मीन्स फेस वैल्यू है इसकी ₹100। मैच्योरिटी जो 5 ईयर्स। At maturity, debenture holder will have the option to convert debenture into 10 equity share of the company। अब इसमें आपको ऑप्शन मिल गई है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। अब देखो जो 10 शेयर आपको मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले में, और उसका क्या प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर है ₹12। तो आज की डेट में जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो आपको दिया है, जिससे ये 12। एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 5% पर एनम। अब इसके प्राइस में ना ग्रोथ हो रही है 5% पर एनम। तो हमें चाहिए यहाँ पे शेयर का प्राइस कितना होगा 5 साल के बाद, P5 जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कैलकुलेट कर लीजिए P5। तो करंट प्राइस है 12, उसमें ग्रोथ है कि अपने 5% 5 साल की, तो उससे आपका प्राइस आ जाएगा शेयर का, जिसे कमिंग 153 पॉइंट, तो जिसमें नहीं जबर 12, तो किसी के 15.312 ये आपका प्राइस आ गया शेयर का।
So and further Garrison compute cost of debenture if tax rate is 30%. अब देखो कन्वर्ट करके कितनी वैल्यू बन गई है 10 इंटू 15.312 उसकी वैल्यू है 153.12 जिस वन और देखिए हम इसको सिंपली रिडीम करते हैं फिर ये रिडीम होगा 100 के ऊपर तो ये वैल्यू आपकी बेटर है जो हायर वैल्यू है लाइफ 5 साल की है टैक्स रेट आपको दिए है तो आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी डिबेंचर की तो फार्मूला आपका सेम है डिबेंचर के लिए आई इंटू 1 माइनस पी प्लस आर माइनस पी अपॉन लाइफ अपॉन आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100 इंटरेस्ट है 12% ऑन 100 आफ्टर टैक्स 30% रिडेम्पशन लेंगे हम जो हायर आ रही है 153.12 माइनस पी जो 100 अपॉन लाइफ जो 5 ईयर so upon 153.12 plus 100 divided by 2 times 100 तो इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए दिस इज कमिंग 8.4 so plus this is 53.12 this is coming over so 10.624 upon average amount 126.56 into 100 so this is our cost of convertible debenture 15.03%. so this is quite simple. So next we have example number 8. इसमें देखो आपको मेंशन किया है ए लिमिटेड इशू टू 5000 10% प्रेफरेंस शेयर रुपये 100 एट रुपये 105 ईच तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है जिसे 10% प्रेफरेंस शेयर सो ऑफ रुपीज 100 और हम इशू कर रहे हैं एट 105 The company proposal to redeem preference share at 10% premium at the end of 10 year. तो लाइफ आपको दी है 10 ईयर और उसको हम रिडीम करेंगे प्रीमियम ऑफ 10%. इट मीन्स 110 के ऊपर. सो कैलकुलेट कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर इफ टैक्स रेट इज 30%. तो प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल है तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन माइनस इशू प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. तो आपको ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर में टैक्स रेट का कोई यूज नहीं है पीजी को हम एजिटी लेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड है 10% ऑफ 110 रिडेम्पशन है 110 इशू प्राइस है 105 लाइफ आपको दी है 10 साल की अपॉन 110 प्लस 105 अपॉन 2 टाइम्स 100 किसी की 10 डिफरेंस आ रहा है आपका 5/10 0.50 इसका एवरेज बन जाएगा 107.50 इंटू 100 दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. So this one is over 10.5 divided by 107.5 into 100 9.77%. ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी प्रेफरेंस की. नेक्स्ट लगेगी एग्जाम्पल नंबर 9. नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें आपको मेंशन किया है ए लिमिटेड इशू जो 5000 10% प्रेफरेंस शेयर for रुपये 100 ईच एट रुपये 105 ईच. इसमें भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 और इशू प्राइस है आपका 105 एंड फ्लोकेशन कॉस्ट इज 3%. तो उसमें आपकी इशू कॉस्ट दी है फ्लोकेशन होती है इशू कॉस्ट डेट इज 3%. तो इसका मतलब है जो 105 में से 3% आपको और माइनस करना है तो P बन जाएगा आपका 105 माइनस 3%. तो इशू प्राइस देखिए आपका हाउ मच इज कमिंग 105 माइनस 3% दिस इज 101.85 एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो आपने KP कैलकुलेट करना है. इसमें देखो लाइफ नहीं दी हमें
तो ये परपेचुअल माना जाएगा, टैक्स रेट का कोई यूज नहीं है, टैक्स रेट भी मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए कहा गया परपेचुअल। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इशू प्राइस इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 10%, इशू प्राइस बन गया 1.85 इंटू 100। So this will be cost of preference share. So this is coming 9.818%. You can say 9.82%. So next we have example number 10. इसमें देखो आपको मेंशन किया है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹1 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹10 ईच लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का मतलब होता है प्रेजेंटली कंपनी का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी ने डिविडेंड पे किया है ₹1 पर शेयर। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% इन फ्यूचर। इस डिविडेंड में जो ग्रोथ होगी फ्यूचर में वो आपको दे रखी है 10%। सो कैलकुलेट कॉस्ट इक्विटी इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 20। तो आज आपको प्राइस दिया है शेयर का वो है 20, तो आपको के ई कैलकुलेट करनी है। इसमें देखो D0 दिया है करंट, तो फार्मूला अप्लाई कर दो के ई का, ये अप्लाई होगा D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। तो हमें लास्ट ईयर का डिविडेंड लिया है, मैं करंट डिविडेंड, तो उसमें ग्रोथ ऐड करके वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो डिविडेंड है देखो आपका ₹1, ग्रोथ है आपकी 10%, तो 1 प्लस 10% बन गई 1.10, प्राइस है शेयर का 20 आपको, और प्लस ग्रोथ ऐड करके 10% 0.10। तो किसी 1.1 अपॉन 20 एंड प्लस 10%, जिसे कि 0.155, तो इनको 100 करोगे तो आंसर आएगा 15.5%। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें आपको मेंशन किया है, मिस्टर ए हैज परचेज ए शेयर ऑफ गामा लिमिटेड फॉर ₹100, ही रिसीव डिविडेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ 10%, एट द एंड ऑफ ईयर 5 ही सोल्ड द शेयर फॉर ₹130। इसमें आपको एक शेयर होल्डर है, उसने आगे 0 पीरियड में शेयर परचेज किया है पी, वो आपको दिए हैं किसी ₹100 एंड ही रिसीव डिविडेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ 10%। फिर इसको 5 साल में डिविडेंड मिल रहा है कंटिन्यूटी में, लाइफ इज 5 year, डिविडेंड आपको मिल रहा है 10%। सो एट द एंड ऑफ 5th year ही सोल्ड द शेयर फॉर 113। फिर यहाँ उसने सेल कर दिया शेयर 5 साल के बाद 113 जो होता है। कंप्यूट द कॉस्ट इक्विटी एज पर रिलाइव इज अप्रोच। तो आपने लिखना है कंपनी के कितनी कॉस्ट पड़ेगी इक्विटी की। तो डिविडेंड देखो 10%, ₹10 आ जाएगा आपका हर साल। तो आपको बनाना है, इसमें अप्लाई होता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड पे करेगी, वो कांस्टेंट है, तो उसको आप ले सकते हैं 1 to 5 year, ये एन्युटी बन जाएगी, और 5th ईयर में हमारा शेयर का प्राइस आ जाएगा। बाकी कि कैश आउटफ्लो रुपीज में किसी के ईयर से, तो कुछ डिविडेंड सेम है, प्राइस है आपका 113। तो रिलाइड मेथड में क्या है, इसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू पी, इसको पी के इक्वल कर देंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10% डिविडेंड है, पी वी फैक्टर है तो 10%, तो सिंगल फैक्टर है 0.621, 3.791, ये मैंने ले लिया एन्युटी फैक्टर ग्रोस टोटल करके 5 सालों का। सो 113 इंटू 0.621 एंड प्लस 37.91, तो इसकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 108.08। तो ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है, रिड्यूस करते हैं, उसके लिए इंक्रीज कर लेते हैं। लेटेस्ट ट्राई पी वी फैक्टर 13%, तो 3 तक का डिफरेंस हम ले सकते हैं एट ए टाइम। 1 डिवाइडेड बाई 1.13, 1 2 3 4 5, तो 5th ईयर का है 0.543, और 5 सालों का टोटल आ रहा है आपका 3.517। सो 0.543 इंटू 113 प्लस 35.17, इसी 96.253।
और देखिए ये वैल्यू हमारी रिड्यूस हो गई है, ये हमारी जा गया। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, आपकी के ही आ जाएगी। बाकी लो रेट 10%, 10% के ऊपर प्राइजिंग वैल्यू है आपकी 108.08 माइनस पी है आपका 100, नीचे दोनों में डिफरेंस आएगा 108.08 माइनस 96.53, डिफरेंस आएगा रेट में 13 माइनस 10। So this will be our answer 10 plus, so this is coming 8.08 into हो जाएगा 3 divided by this difference, so 108.08, so minus 96.53, 11.55, so 8.08 into 3 divided by our 11.55, so plus 10, this is coming 12.1%. This is cost of equity. Next is example number 12. इसमें आपको मेंशन किया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एबी हु रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। रिस्क फ्री रेट आपको दी है 8%। एंड फर्म बीका की है आपको इक्विटी का, जिसे जो 1.85 एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और एक आपको दिया है रिटर्न ऑन मार्केट, तो किसी जो 15%। देखो जब RF दिया है बीका दिया है तो कौन सा मॉडल लग जाएगा, कैपम। बस फार्मूला सिंपल है, एज पर के का फार्मूला है आपका RF प्लस बीका इंटू RM माइनस RF। सो RF इज 8, बीका है 1.85, RM इज 15 माइनस 8, ये बन जाएगा 7 इंटू 1.85, तो दिस इज 12.95, it is 20.95% is the cost of equity. So next let us see example number 13. इसमें आपको मेंशन किया है AB लिमिटेड रिटेन से ₹7,50,000 आउट ऑफ करंट अर्निंग्स, तो ये रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर 10%। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है आपको, तो देखिए कंपनी उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है तो उसकी रिटर्न है 10% और उसकी ब्रोकरेज कॉस्ट है 3%, ये होती है F। तो उसको री इन्वेस्ट करने की कितनी ब्रोकरेज के एक्सपेंसिव पड़ेंगे, इशू कॉस्ट, एंड शेयर होल्डर कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट, और शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट आपको दिया है 30%। तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सिंपल फार्मूला है, देखो KR इज इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस PP इंटू 1 माइनस F। तो KE है देखो 10%, लोकेशन कॉस्ट है 0.3 और टैक्स रेट है आपका 30%, 0.3। ये 3% है तो 3/100 0.03, 30% 0.30, तो इट मीन्स 10 इंटू 0.97 इंटू 0.7, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी 6.79%। ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, तो आप पहले ध्यान से एग्जांपल कीजिए और आप पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।